और कैसे हैं आप सब। हमने पिछले क्लास में फास्ट ट्रैक बैच अपना स्टार्ट किया था। आज फास्ट ट्रैक बैच की क्लास नंबर 2 है। हमने फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने जो पहला टॉपिक टेकअप किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको ये बात बताई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप 5 से लेकर 10 एमसीक्यूज आराम से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं और फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले ये बात नोटिस करी कि देखो, जब भी हम पैसा रेज करेंगे, ऑफ कोर्स बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो जब भी हम पैसा रेज करेंगे तो कई सारे सोर्सेस से पैसा रेज करेंगे। वो सोर्स डेट भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, और जिनसे भी मैं पैसा लूंगा वो बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। उसके लिए तो वो रिटर्न होगा, पर हमारे लिए वो कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार लेता हूं 10% इंटरेस्ट पर, तो मेरे लिए तो वो 10% खर्चा है, कॉस्ट है, पर आपके लिए वही 10% रिटर्न है। मतलब जो हमको पैसा देगा वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा, कंपनी के लिए वो उसकी एक्सपेक्टेशन कॉस्ट कहलाएगी। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है, जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन सब की कॉस्ट निकाल के फिर एक एवरेज कॉस्ट निकाल देना, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलेंगे या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलेंगे। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और ये कॉस्ट निकाल के हमें करना क्या है, ये कॉस्ट निकाल के हमें बेंचमार्क मिल जाता है। मान लीजिए ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आई, तो हमें अब ये बेंचमार्क मिल गया कि ये जो पैसा हमने बाहर वालों से लिया है या इक्विटी वालों से लिया है, इसको हम अब कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कम से कम 15% की तो कमाई करनी पड़ेगी, ताकि इन सब की एक्सपेक्टेशंस हम मीट कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, जो हमें कंप्यूट करना होता है, ताकि जब हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो हमारे सामने एक बेंचमार्क हो कि इतना कम से कम रिटर्न कमाना है। लेकिन ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करने के लिए पहले हमें हर एक सोर्स की कॉस्ट कंप्यूट करना सीखना पड़ेगा। मतलब हमें कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करना सीखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और हमने ये बात नोटिस करी थी कि कॉस्ट जो वर्ड है उसको हम इस चैप्टर में अल्फाबेट के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के ही चरणों में हम लगा देते हैं डी अगर कॉस्ट ऑफ डेट की बात हो रही है, के पी अगर प्रेफरेंस की बात हो रही है, के ई अगर इक्विटी की बात हो रही है, और हम रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट निकालेंगे तो के आर ई बोल देंगे, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के ओ बोल देंगे। हमने अभी शुरुआत के डी से की थी, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट से, और हमने डेट को भी 2 हेड्स में क्लासिफाई किया था। ऐसा डेट जो हमें कभी वापस नहीं करना, जिसको हमने इररिडीमेबल या फिर परपीचुअल डेट कहा था। ऐसा डेट जिसको हमें रिडीमेबल डेट बोलना है। अभी हमने परपीचुअल डेट की कॉस्ट ही निकालना सीखी थी, और हमने फॉर्मूला जो डिवाइस किया था वो था के डी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, जहां पर आई था इंटरेस्ट रेट, एनपी था नेट प्रोसीड, और टी था टैक्स रेट। और मैंने बड़े कॉमन सेंस तरीके से प्रॉपर्ली सारे फॉर्मुलाज आपको, जो फॉर्मूला जो था वो डिवाइस करवाया था, और हमने एक फाइनल क्रक्स निकाला था कि भाई न्यूमरेटर में क्या आता है, जो हमें देना है, हमें हर साल क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। लेकिन इंटरेस्ट पे करने की वजह से हमें सरकार टैक्स बेनिफिट देती है। वो इंटरेस्ट क्योंकि हमें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करना अलाउड है, मतलब वो इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने के बाद जो बचे हुए प्रॉफिट्स बचते हैं उस पर टैक्स देना होता है। इसलिए हम इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं टैक्स बेनिफिट को एडजस्ट करने के बाद, और वो कैसे होता है, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। और डिवाइड किससे करना है, नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड क्या होता है कि हमारे पास कितना पैसा आया यूज करने के लिए। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं हमारे हाथ में कितना आया, हमारे हाथ में कितना आता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस क्या होता है, हम अगर डिबेंचर को पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो जिस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का डिबेंचर 105 पे इशू करेंगे तो 105 इशू प्राइस, 100 रुपए का डिबेंचर पार पे मतलब 100 पे इशू करेंगे तो 100 इशू प्राइस, 100 रुपए का डिबेंचर 95 पे इशू करेंगे तो 95 इशू प्राइस। तो इशू प्राइस में से जब मैं फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो नेट प्रोसीड होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब हम अपना इशू लेके आते हैं तो हमारे कई सारे इशू से रिलेटेड खर्चे होते हैं। पिछली क्लास में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देते हैं। तो इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये वो पैसा है जो हमारे हाथ में एक्चुअली में आया। तो न्यूमरेटर में क्या आया, इंटरेस्ट, लेकिन टैक्स बेनिफिट कंसिडर करने के बाद, मतलब आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, डिवाइड किससे किया, नेट प्रोसीड से, मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन है तो हम उस परसेंटेज को इशू प्राइस पर अप्लाई करते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड, जो हमने अभी परपीचुअल डेट की बात की थी, इससे रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करवाऊंगा, और फिर हम अपने अगले जो डेट है, रिडीमेबल डेट, उसकी कॉस्ट की भी बात करेंगे। अब कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर जो ये पीडीएफ
नोट्स हैं, जो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पीडीएफ प्लीज़ अगर आप शेयर कर दें। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, ऑफ कोर्स शेयर करूंगा। और जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और जो बच्चों ने मुझ अपने आप को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवा रखा है, मैं वहां पे भी शेयर करूंगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जिन्होंने ऐड करा रखा है व्हाट्सएप पर, उनको तो रेगुलरली मेरी तरफ से अपडेट्स वगैरह मिलते भी रहते हैं। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कैसे ऐड करवाना है आपको, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी क्लास 1 में, और जब मैंने अनाउंसमेंट वीडियो शेयर की थी फास्ट ट्रैक बैच की, तो उसमें भी ये बात डिस्कस कर ही ली थी। अच्छा, एक काम मैं ये कर दूंगा, जिन बच्चों ने अपने आप को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवाया हुआ है, तो आज तक की क्लास में हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जब टॉपिक पूरा खत्म होगा तो वो कंप्लीट पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही, ठीक है। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। अगला जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और इसलिए इसके एज आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आइए जरा पढ़ लेते हैं। जैन एंड कंपनी सेल्स अ न्यू इशू ऑफ 6% इररिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब परपेचुअल डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, टू रेज ₹1 लाख। यहां पर ध्यान रखें ये टोटल डिबेंचर की वैल्यू है, टू रेज ₹1 लाख, एंड रियलाइजेस द फुल फेस वैल्यू ऑफ ₹100। मतलब हम यहां पर डिबेंचर जो है वो किस पे इशू कर रहे हैं, पार पर। कह रहा कंपनी 40% के टैक्स ब्रैकेट में जो है वो फॉल करती है, मतलब 40% का टैक्स रेट है। और इसने ये बात फिर से रिपीट भी कर दी कि जो हमारा डेट है वो किस पर इशू हुआ है, पार पे इशू हुआ है। अब हमारा केडी का फॉर्मूला क्या है? हमारा केडी का फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये जो फॉर्मूला है हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम एक डिबेंचर के वैल्यू पर बात कर लें, या फिर टोटल डिबेंचर्स के वैल्यू पर बात कर लें। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक ही डिबेंचर्स पर बात करते हैं, एक डिबेंचर पर बात करते हैं, तो हमारा एक डिबेंचर 100 रुपए का है, और 100 रुपए का 6% मतलब 6 रुपए का ब्याज हो जाएगा। 100 रुपए का 6% मतलब 6 रुपए का इंटरेस्ट, आई हमारा 6 रुपए हो जाएगा। और 1 माइनस 40% मतलब 0.4, 40 अपॉन 100 अगर करते हैं तो क्या आता है, 0.4। टैक्स रेट हमारा 0.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। क्योंकि यहां पर हमारे शेयर डिबेंचर जो है पार पे इशूड है, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे इशूड है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा एक डिबेंचर का नेट प्रोसीड 100 रुपए ही होगा। और इंटू 100 अगर आप इसे सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.6%। 3.6% का मतलब हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगर चाहें तो हम टोटल इंटरेस्ट और मतलब डिबेंचर के टोटल वैल्यू पर भी बात कर सकते हैं। मतलब ये है कहने का कि हम अगर चाहें तो ये केडी ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। हमारी जो टोटल डिबेंचर्स की वर्थ है वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का 6% ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस 0.4 से, और नीचे भी हमें फिर नेट प्रोसीड पूरे के पूरे डिबेंचर्स की लेनी पड़ेगी। पूरे के पूरे डिबेंचर्स की नेट प्रोसीड कितने रुपए है, 1 लाख रुपए ही है। तो हम अभी भी देखेंगे कि हमारा आंसर वही आने वाला है जो एक डिबेंचर के रिस्पेक्ट में आया था। तो 3600 को डिवाइड कर दें अगर 1 लाख से इंटू 100, तो ये हमारा 3.6% आएगा। ठीक है, नोट कीजिए सर। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपको याद है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो सॉल्व किया था एक डिबेंचर के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन को टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं, टोटल अमाउंट्स अगर लेके सॉल्व करूं, क्योंकि हमें याद है इस क्वेश्चन में हमने फेस वैल्यू एक डिबेंचर का एज्यूम किया था। अगर हम नहीं चाहते इसको एज्यूम करना तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम देखते भी ठीक है, एक डिबेंचर की बात ना करके टोटल बात करते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा सर, टोटल डिबेंचर की वैल्यू 50,000 रुपए की है और 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगी वो 4,000 हो जाएगी, है ना। 50,000 पर हमने 8% अप्लाई कर दिया, और हमारी टोटल नेट प्रोसीड्स कितनी होगी भाई, 50,000 की वैल्यू के डिबेंचर हमें डिस्काउंट पे इशू करने हैं, और कितने डिस्काउंट पे इशू करने हैं, 5% डिस्काउंट पे इशू करने हैं। तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रोसीड्स टोटल 47,500। आप चाहो तो सीधा 50,000 के ऊपर भी 95% अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5% कम आएंगे तो मतलब 95% आएंगे। और अब आप केडी का फॉर्मूला लगा लो, व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट 4,000। इस क्वेश्चन में टैक्स रेट अगर देखोगे तो 50% था, मतलब 0.50 डिवाइडेड बाय 47,500 इंटू 100। आप अगर चेक कर लोगे तो ये भी हमारा 4.21% ही आएगा।
न्यूमरेटर में 2000 हो गया, 2000 डिवाइडेड बाय 47,500 मतलब 47,500, और अभी भी आप चेक कर लीजिए 4.21% आएगा। तो ना फाइनल क्रक्स यही है कि हम चाहें एक डिबेंचर के रिस्पेक्ट में भी बात करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो टोटल जो वैल्यू है डिबेंचर्स की वैसे भी बात कर सकते हैं। उस केस में हमें टोटल इंटरेस्ट और टोटल नेट प्रोसीड कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये भी, तो इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में। Jain and Company sells a new issue of 6% 1000 irredeemable debentures of rupees 100 each at 10% premium। 10% प्रीमियम पे हम इशू करने वाले हैं। कंपनी फॉल्स इन 40% टैक्स ब्रैकेट, फाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा वही सब कुछ कैलकुलेशन वैसे ही होगा। हम अब एक डिबेंचर के रिस्पेक्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। KD इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। और हमारा यहाँ पर आई क्या होगा सर, इंटरेस्ट हमेशा कंप्यूट होता है फेस वैल्यू पर। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो हमारा आई हो जाएगा 6 रुपए। नेट प्रोसीड्स हमारा कैसे होता था, इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते थे। फ्लोटेशन कॉस्ट की यहाँ पर ऐसे कोई बात हो नहीं रही, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इशू प्राइस है वही हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा। वैसे नेट प्रोसीड कैसे निकलता था, एक बार हम लिख भी लेते हैं फिर से। इशू प्राइस में से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते थे। यहां पर हमारा इशू प्राइस कितने का है, हम 10% प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो हमारा इशू प्राइस यहां पर होगा 100 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब 110 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पर है नहीं, तो जीरो। तो हमारा नेट प्रोसीड यहां पर 110 रुपए होने वाला है। अब हम इस डेटा को केडी के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो केडी में हम सबसे पहले लेते हैं आई हमारा 6 है। टैक्स रेट हमारा इस क्वेश्चन में 40% का है, तो 1 माइनस 0.4, और नेट प्रोसीड 110 रुपए का है। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा सर। 6 इंटू 0.6, तो ये तो हो गया 3.6 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 110, और ये हमारा हो गया 3.27%। ठीक है जी, तो 3.27% मतलब सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करने के बाद ना इसके नीचे एक एग्जाम्पल करके लिखेगा। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 6 flotation cost is given as 5%। कंप्यूट केडी। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 ही में ऐसे बोला हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ना वो 5% है। अब ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमें किस पर अप्लाई करना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन कुछ कह देगा फिर तो वैसा कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पर अप्लाई करना पड़ता है। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो इशू प्राइस है वो 110 रुपए का है ना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इशू प्राइस हमारा कितना है, 110 रुपए। तो हमारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी सर, फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगी हमारी 110 रुपए का 5%, और 110 रुपए का 5% हो जाएगा शायद 5.5 होना चाहिए। एक बार चेक कर लो आप भी सारे प्लीज, 5.5 है। तो हमारी जो नेट प्रोसीड्स आएगी वो कितनी आएगी सर, नेट प्रोसीड्स आता है इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं। भाई 110 रुपए का हमारा डिबेंचर इशू तो हो रहा है, लेकिन इसको इशू करने के लिए हमें 5.5 रुपए ना खर्च भी करने पड़ गए। तो ये कितना हो गया 104.5, ये हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा कि भाई हमारे हाथ में तो यही आया। और अब हम अपना केडी जो है वो रिकम्प्यूट कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 104.5। आप ये बात जानते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पर, तो वो तो फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। तो 3.6
डिवाइडेड बाय 104.5 इंटू 100, 3.6 डिवाइडेड बाय 104.5 इंटू 100, और ये आ रहा है हमारा 3.44%। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी इंट्रोड्यूस अगर करें तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्लोटेशन कॉस्ट कभी कभी वो सीधा रुपीज में दे देगा कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर, एक डिवेंचर पर 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब वो परसेंटेज में देगा और बताएगा नहीं कि परसेंटेज किस पर अप्लाई करना है। तो परसेंटेज हमेशा किस पर अप्लाई करते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट के इशू प्राइस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा किस पर अप्लाई करेंगे? इशू प्राइस पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उसके साथ एक कनेक्टेड एग्जाम्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। यहां पर भी सेम कंपनी, जेनएन कंपनी, सेल्स अ न्यू इशू ऑफ 6% 1000 इररिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। और यहां पर अलग बात क्या है कि हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब हो गया कि इस बार हमारा जो नेट प्रोसीड होगा वो क्या होगा? आई तो हमारा वही 6% का 6% किस पे निकालेंगे? एक डिबेंचर पर। तो 6% एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, तो ये तो हो जाएगा 6 रुपीज। और हमारा जो नेट प्रोसीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10% ऑफ 100, 90 रुपीज का नेट प्रोसीड आ गया। मान लो इस क्वेश्चन में भी लिखा होता फ्लोटेशन कॉस्ट 5% या 4%, कुछ भी लिखा होता, तो 90 रुपए के ऊपर हम वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं, है ना। पर वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अब हम अपना केडी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। केडी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो आई हमारा 6 है, टैक्स रेट 0.4 है, और 90 रुपए का नेट प्रोसीड है। 3.6 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 3.6 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ये होता है 4%। ठीक है, और 4% मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ना मैंने आपको इसलिए करा दिए, वैसे तो देखा जाए 5, 6, 7 इजी क्वेश्चन थे, पर क्योंकि ना स्टडी मटेरियल के थे तो आने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा है, तो मैंने कहा इसलिए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए, परपीचुअल डेट का ना कॉन्सेप्ट हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। परपीचुअल डेट में मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल था मैंने करवा दिया। मैंने आपको अभी तक के सारे एग्जाम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए परपीचुअल डेट के ऊपर। स्टडी मटेरियल में जो कुछ क्वेश्चंस गिवन थे वो भी डिस्कस कर लिए, और अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। अब हम रिडीमेबल डेट की बात करेंगे, और यहां पर आपको एक बड़ा डरावना सा फॉर्मूला दिख रहा होगा। दिखने में डरावना है, मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। मैं आपके लिए इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा, आराम से ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसको डिस्कस करना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने ये वाला फॉर्मूला स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है। मतलब क्या है सर? ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ये वो फॉर्मूला है जो बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है। आप अगर एफएम की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे आपको मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में यही वाला फॉर्मूला दिखेगा केडी कंप्यूट करने का। इसलिए इसको तो इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन दिया है। हमारे इंस्टीट्यूट ने केडी कंप्यूट करने का जब रिडीमेबल डेट हो तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया है। दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या फर्क है, बट फिलहाल हमारे इंस्टीट्यूट ने पॉपुलर तरीका जो है उससे कुछ अलग दिया है, तो हमें वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अब एक सवाल आना बिल्कुल तय है कि सर हम एग्जाम में क्या करके आए, वो जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है या फिर वो जो ज्यादा पॉपुलर है। इस पर मैं सेपरेट डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा जो ज्यादा पॉपुलर है, और उसके बाद वो डिस्कस करूंगा जो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, और फिर आपको एग्जाम में क्या करके आना है फिर मैं वो भी डिस्कस करूंगा। एक बच्चे का सवाल ये भी उठ सकता है कि जब सर स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला दिया है तो आप सिर्फ वही डिस्कस करो ना, दूसरा क्यों डिस्कस करते हो? देखो, ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर है, और जो भी इंसान पेपर सेट करेगा हो सकता है कि वो इंसान जो है हमारा स्टडी मैट देखे ही ना, वो ये बाय डिफॉल्ट मान के ही चले कि हमारे इंस्टीट्यूट ने भी वही क्वेश्चन दिया होगा, वही फॉर्मूला दिया होगा जो ज्यादा पॉपुलर चलता है। मतलब ये कि पेपर सेट करने वाला माइट भी इस फॉर्मूला को बेस बना के क्वेश्चन बना दे। तो इसलिए हमें ये भी करना पड़ेगा,
और फिर हमारा इंस्टीट्यूट जो बोलता है वो भी करना पड़ेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करके आना है। अब मैं आपके साथ पहले केडी का वो फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं जो ज्यादा पॉपुलर है। अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में दो फॉर्मूलाज का बर्डन मत रखिएगा, आप समझे यही एक फॉर्मूला है जो हमें डिस्कस करना है। जब मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा उसके बाद फिर मैं जो ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन है उसको भी बताऊंगा, ठीक है जी। आइए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। देखो अब ना हम बात करने वाले हैं रिडीमेबल डेट की, मतलब अब हम कह रहे हैं भाई सामने वाले को कि तेरा पैसा वापस करेंगे। अभी तक किसकी बात कर रहे थे? इररिडीमेबल डेट की, मतलब पैसा हमने ले तो लिया लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वापस नहीं करना था, लेकिन अब हमें पैसा वापस करना है। अब जब पैसा वापस करना है मतलब रिडीमेबल डेट है, तो जरूर एक टर्म तो होगा कि कितने टाइम के बाद पैसा वापस करना है। वो टर्म 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल कुछ भी हो सकती है, जिसको हम रिडेम्पशन वैल्यू भी बोल देते हैं, या फिर जिसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इयर्स टिल मैच्योरिटी। तभी आप देख रहे हैं कि जो मैं एग्जांपल आपके सामने लिखा है उसमें एक एन करके टर्म है, मतलब ये है नंबर ऑफ इयर्स, मतलब इतने साल के बाद पैसा वापस करना है। अब जब हम डिबेंचर पहले इशू करेंगे तो वो एक वैल्यू पर होगा जिसको हम इशू प्राइस बोल देते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद नेट प्रोसीड आता है। यहां पर इशू प्राइस कितने रुपए है? 90 रुपए, मतलब हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट 0 मान लें, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 90 पे इशू करेंगे तो हमारा नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? 90 रुपए, और जो डिस्काउंट है वो कितना है? 10% डिस्काउंट है। और ऑफ कोर्स पैसा अब क्योंकि वापस करना है तो कितना वापस करना है वो भी तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। रिडेम्पशन पार पे भी होता है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी होता है, और रिडेम्पशन थ्योरेटिकली अगर बोले तो डिस्काउंट पे भी होता है। आपने डिबेंचर्स का चैप्टर सीएमए में पढ़ रखा है मेरे साथ, वहां पर हमने बहुत अच्छे से डिबेंचर्स को लेकर बातें कर रखी हैं। अगर आप में से कोई बच्चा डिबेंचर्स करना चाहता है तो वो हमने रेगुलर बैच का, फास्ट ट्रैक बैच नहीं, डिटेल रिवीजन नहीं, रेगुलर बैच का पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप डिबेंचर्स टॉपिक पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि पैसे अगर वापस करेंगे तो कोई वैल्यू पे वापस करेंगे ना, तो यहां पर वो वैल्यू कितने हैं? 100 रुपए है, मतलब हम यहां पर रिडेम्पशन जो है वो पार पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट हमारा यहां पर एज यूजुअल होगा ही इंटरेस्ट, तो 10% है। अब हमें केडी का फॉर्मूला क्या लिखना है? पेन छोड़ के सिर्फ बातों को पहले सुनेंगे, बाद में आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि हमारा जो है टैक्स रेट नहीं है, ठीक है ना, सिंपली आई मानिए, टैक्स रेट फिलहाल के लिए मान लो कि नहीं है। दूसरा, हमने देखा कि न्यूमरेटर में एक और जो साथ में कंपोनेंट है वो क्या है? आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और फर्दर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। मैंने कहा फिलहाल के लिए टैक्स को इग्नोर कर दो, टैक्स होता तो हमने कहा आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1 माइनस टी से। मैंने कहा फिलहाल के लिए टैक्स को इग्नोर कर दो। अब जो हमारा यहां पर आई है वो कितना है? 10% है। तो मैंने आपको कहा कि एक डिबेंचर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपए, 100 रुपए का 10% प्लस व्हाट इज आरवी? आरवी हमारा यहां पर है 100 रुपए, क्योंकि रिडीम पार पे करना है। व्हाट इज नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड हमारा 90 रुपए का है, डिवाइड बाय एन, एन कितना है? 10 साल। ध्यान रखें न्यूमरेटर में यहां पर एन है और यहां डिनोमिनेटर में यहां पर 2 है ना, मैं भी बताऊंगा क्या लॉजिक है। और उसके बाद फिर हमने कहा इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है जी। अब ध्यान से मुझे देख के बताएं, 10 प्लस 100 माइनस 90, ये कितना हो गया? 10। न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है? 100 माइनस 90 10, और 10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर हम 100 प्लस 90 बाई 2 अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से 95 हो जाएगा। 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 95 इंटू 100। ठीक है, और अगर मैं कॉस्ट कंप्यूट भी कर दूं तो फिलहाल 11/95 इंटू 100, इग्नोरिंग टैक्स, लेकिन ना अभी टैक्स मैंने यहां पर इग्नोर किया है। फिलहाल कंप्यूट करना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा अभी ये जानना है कि ये केडी जो है इसका लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये जानना हमारा मेन मुद्दा है। पहले मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया तो मैंने आपसे कहा कि हम इस चैप्टर में कॉस्ट जब भी कंप्यूट करेंगे तो वो एनुअल कंप्यूट करेंगे। ठीक है ना, कॉस्ट जब भी कंप्यूट करेंगे वो एनुअल कंप्यूट करेंगे।
और ये हम सुनते भी आए हैं, जब कभी बैंक लोन वगैरह या कोई भी टर्म लोन वगैरह या कोई बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कोट करता है तो जनरली वो परसेंटेज में बताई जाती है और एनुअल बताई जाती है। तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट परसेंटेज में निकालते हैं और जनरली एनुअल ही बताते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव एनुअल कॉस्ट कंप्यूट करना है तो आप ध्यान से सोचें, हमें हर साल डिबेंचर रेज करने के बाद क्या पे करना है? हर साल पहले तो इंटरेस्ट पे करना है, तो हर साल 10 रुपए का तो ब्याज जाएगा। अब आप जरा सोचें, आपने किसी से वादा किया कि तुम मुझे 90 रुपए दो तो मैं तुमको 100 रुपए वापस दूंगा, तो ये भी एक नुकसान ही है। डिबेंचर चैप्टर अगर आपने सीएमए में पढ़ा है तो वहां पर हमने इसको कहा था दिस इज लॉस ऑन इशू। ये क्या है? लॉस ऑन इशू है। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि ये जो लॉस ऑन इशू है ये एक वन टाइम एक्सपेंस है, ये खर्चा हर साल नहीं होने वाला। इंटरेस्ट का खर्चा तो हर साल होगा, हर साल मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट के नाम के देने हैं डिबेंचर होल्डर को, लेकिन ये जो खर्चा है ना ये वन टाइम खर्चा है। किसी से आज 90 रुपए लिए हैं लेकिन वादा कर दिया कि भाई 10 साल बाद तुझे 100 रुपए वापस करेंगे, मतलब जो ये 10 रुपए का नुकसान मुझे होगा, मैं कह सकता हूं ये पूरे 10 साल का नुकसान एक साथ हो गया मेरे को। वन टाइम नुकसान है, वन टाइम लॉस है, इसी को हम क्या बोल देते थे? लॉस ऑन इशू। और अगर आपने डिबेंचर्स में डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ रखा है सीएमए में तो मैं ये बात एज्यूम कर सकता हूं कि आपको लॉस ऑन इशू पता है। वहां पर हमने लॉस ऑन इशू को कैसे राइट ऑफ करना होता है इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अगर हम यहां पर ये मान लें कि भाई ये 10 रुपए का जो खर्चा हो गया ये हम राइट ऑफ करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि डिबेंचर की लाइफ 10 साल है तो इसको 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे। भाई मैं अगर ये डिबेंचर 10 साल तक यूज करूंगा तो ये जो 10 रुपए का नुकसान मुझे हो जाएगा या हो जाएगा, क्यों? 90 रुपए लिए हैं लेकिन वापस 100 रुपए करने हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट कितने का हो गया? 10 रुपए का। दिस इज लॉस ऑन इशू। लेकिन ये खर्चा एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, तो मैं इस खर्चे को हर साल में डिवाइड कर देता हूं। तो 10 साल डिबेंचर की लाइफ है, 10 सालों में डिवाइड कर देंगे तो हर एक साल पर जो बर्डन बैठेगा वो 1 रुपए का बैठेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें ये इंटरेस्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली लॉस ऑन इशू रिटन ऑफ ईच ईयर है। भाई ये जो 1 रुपी है ये क्या है? ये 1 रुपी लॉस ऑन इशू रिटन ऑफ ईच ईयर है। ये 10 रुपए क्या है? ये 10 रुपए इंटरेस्ट है। मतलब हमारा एक साल का खर्चा 10 रुपए नहीं है, सिर्फ ब्याज ब्याज नहीं है, क्योंकि हमने वादा कर दिया कि तुमसे कम लेंगे और ज्यादा वापस करेंगे, तो वो जितने ज्यादा वापस करेंगे ये एक वन टाइम एक्सपेंस है, तो मैं इस वन टाइम एक्सपेंस को लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर की लाइफ के दौरान जो है एपोर्शन कर देता। हमने कहा ठीक है ये 10 साल में खर्चा डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक साल पे कितना बर्डन बैठेगा? 1 रुपए का। 10 रुपए अगर 10 साल का खर्चा है तो हर एक साल पे कितना बर्डन बैठेगा? 1 रुपए का। तो जो हर साल हमारा टोटल खर्चा बैठेगा वो क्या बैठेगा? 10 रुपए ब्याज के नाम के और 1 रुपया लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के नाम का। तो टोटल कितना खर्चा बैठा है हमारा? 11 रुपए का। इसलिए हमने न्यूमरेटर में लिखा 11 रुपए। मेरे ख्याल से जो ये कंपोनेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। पहला एनुअल इंटरेस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट एनुअल निकाल रहे हैं, और यहां ये कंपोनेंट क्या है? एनुअल लॉस ऑन इशू, क्योंकि 10 रुपए का लॉस ऑन इशू तो 10 सालों में राइट ऑफ करना है, वन टाइम खर्चा। हमने कहा 1 साल का बताओ, तो 1 साल का कितना हुआ? 1 रुपी। तो आप कह सकते हो न्यूमरेटर में हमारी जो आ गई वो एनुअल कॉस्ट आ गई 11 रुपए की। इतना मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। उसके बाद जो हमने डिनोमिनेटर में किया है वो बेसिकली हमने फंड्स की एवरेजिंग करी है। जैसे हम कहते थे ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, आया 90 रुपए, जाएगा 100 रुपए, डिवाइड बाय 2, मतलब ये जो किया गया है ना ये एवरेजिंग की गई है फंड्स की, एवरेजिंग ऑफ फंड्स। ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू, मतलब नेट प्रोसीड ओपनिंग वैल्यू मानते हुए और रिडेम्पशन वैल्यू को क्लोजिंग वैल्यू मानते हुए, और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये एवरेजिंग ऑफ फंड्स नहीं करनी चाहिए, वैसे तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, लोग डिफर भी कर सकते हैं, और उसका कारण सिंपली ये है कि भाई मैंने तो पैसे 90 रुपए यूज किए ना, मैंने तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी 90 रुपए यूज किए, और एट द एंड ऑफ द रिडेम्पशन वैल्यू मैंने 100 रुपए वापस कर दिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, फंड्स की एवरेजिंग कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 90 रुपए ही रखते, मतलब नेट प्रोसीड रखते तो ठीक रहता, बट चलो कोई बात नहीं,
ये भी एक सोचने का व्यू है, भाई आए 90 गए 100, तो दोनों का एक एवरेज कर दो, और दोनों का एवरेज कर दिया तो हमने देखा कि वो आया 95 रुपीज। ठीक है जी। तो अगर अब मैं इस फॉर्मूला के बारे में बात करूं, तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपलीफाई वे में अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है, हमें एनुअल कॉस्ट कंप्यूट करना है। तो इंटरेस्ट तो एनुअल होता ही है, लेकिन लॉस ऑन इशू जो होता है वो होता है वन टाइम खर्चा। तो हमने कहा ठीक है, जितना भी लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स है हम उसके दौरान उसको राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब एक साल का खर्चा निकाल देते हैं। जब हम आरवी माइनस एनपी करते हैं, जब हम आरवी माइनस एनपी करते हैं तो ये बेसिकली लॉस ऑन इशू आ गया, और जब हम इसको एन से डिवाइड कर देते हैं तो ये लॉस ऑन इशू एक साल का आ गया। और जो ये डिनोमिनेटर है, यहां पर हमने ओपनिंग मतलब नेट प्रोसीड, क्लोजिंग मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, इन दोनों का एक एवरेज कर दिया, मतलब फंड्स की एवरेजिंग करी है। सिंपल। अब हमारा फॉर्मूला यही है देखा जाए तो मोरलेस। अभी मैंने फिलहाल टैक्स को इग्नोर किया, तो हमने कहा ठीक है टैक्स को इग्नोर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स कंसिडर कर लो। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इसलिए हम इंटरेस्ट के आगे 1 माइनस टी लेते हैं। और आरवी माइनस एनपी अपॉन आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, ये भी एक खर्चा है, लॉस ऑन इशू फॉर एवरी ईयर। पर ध्यान रखें, इसको हमने 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको हमने 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि एफएम के जो मेन पंडित हैं वो ये बोलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि इस वाले खर्चे पे हमको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब वो इस बात को एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट पे तो हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, पर ये वाला खर्चा जो है हमें टैक्स बेनिफिट इस पे नहीं मिलेगा, मतलब इसको हमें अपने टैक्सेबल प्रॉफिट कम करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, मतलब इस पे सरकार हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं देगी, इसलिए इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने आपसे बोला कि मैं आपके साथ दो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। अभी मैंने पहला ही फॉर्मूला डिस्कस किया है, इसके ऊपर हम अभी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन बताऊंगा जो हमारा इंस्टीट्यूट बताता है, हमारा इंस्टीट्यूट जो बोलता है। फिर मैं ये बताऊंगा कि हमें एग्जाम में क्या करके आना है। अभी के लिए आप लेकिन दोनों फॉर्मूला का बर्डन दिमाग में ना रखें, एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखें, और वो क्या है, आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी, क्योंकि आई पर इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है इसलिए 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन जो कि लॉस ऑन इशू है एक साल का, इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं किया ये मानते हुए कि इस पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फर्दर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2, मतलब हमने फंड्स की एवरेजिंग करी है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट्स इट। आइए इतनी बात पर पहले हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इशूज इट्स बॉन्ड एट पार। और ध्यान रखें एक बॉन्ड जो है वो 1000 रुपए का है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे डिबेंचर का वैल्यू दे रखा था 100 रुपए, इस बार बॉन्ड दे रखा है और बॉन्ड का वैल्यू कितने रुपए, 1000 रुपए। These bonds will mature after 20 years at par। कह रहा है ये जो बॉन्ड्स हैं ये पार पर मैच्योर होंगे, ठीक है, और बेयर्स कूपन रेट ऑफ 10%। मैंने आपको ये बात बताई थी, कूपन रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट का ही दूसरा नाम होता है ना। ये कूपन रेट बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट 10% का है। और उसने बोल भी दिया कि ये कूपन जो है एनुअल है। ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ नहीं बोलता तो हमारा इंटरेस्ट रेट एनुअली दे रखा होता है। कह रहा बॉन्ड विल सेल फॉर पार बट फ्लोटेशन कॉस्ट भी है इसकी, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की है, 50 रुपए पर बॉन्ड है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट फॉर एक्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 34% का दे रखा है। अब ध्यान से समझने पे फोकस करेंगे। पहले आप पहले मुझे ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर केडी। सर केडी का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। ये हमारा स्टडी मैट नहीं बोलता, हमारा स्टडी मैट क्या बोलता है वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आपको यही दिमाग में रखना है, स्टडी मैट वाला क्या है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी। अब एक एक करके हम जब एक यूनिट ऑफ डिबेंचर या एक यूनिट ऑफ बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई मतलब एक डिबेंचर का या एक बॉन्ड का इंटरेस्ट। अब ये मिस्टेक मत कर देना, कुछ बच्चे बिना सोचे समझे आई 10% ऑफ 100 रुपए लिख देते हैं, 100 रुपए लिख देते हैं।
ध्यान रखें यहां पर 100 रुपए वैल्यू है ही नहीं एक बॉन्ड की, ये गलती मत कर दीजिएगा आप। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हमें एक यूनिट ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर जो भी है, यहां बॉन्ड है, एक बॉन्ड का या एक डिबेंचर का इंटरेस्ट लिखना होता है। तो एक डिबेंचर नहीं, एक बॉन्ड यहां पर जो है वो 1000 रुपए की वैल्यू का है, 100 रुपए का नहीं है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना बन जाएगा, 100 रुपए का। ध्यान रखें प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखते हैं अपना नेट प्रोसीड्स। बताइए भाई नेट प्रोसीड्स कितना। सर नेट प्रोसीड इसने बताया है कि बॉन्ड विल सेल फॉर पार, पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। हमारा बॉन्ड अगर पार पे बिकेगा तो कितने का बिकेगा, 1000 रुपए का, मतलब दैट इज इशू प्राइस। ये हमारा क्या हो गया, इशू प्राइस। इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी माइनस हो जाएगी, 50 रुपए पर बॉन्ड जो है, मतलब हमारा नेट प्रोसीड जो आएगा वो कितने रुपए का आएगा, 950 का आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, सर रिडेम्पशन वैल्यू यहां पर है, these bonds will mature after 20 years, after 20 years at par। कह रहा है पार पे ये बॉन्ड्स मेच्योर होंगे, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू हमारी कितने रुपए हो जाएगी, रिडेम्पशन वैल्यू हमारी 1000 रुपए की हो जाएगी। क्या पहले मुझे ये बताइए इतना समझ में आता है आपको। हाँ सर बिल्कुल आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली केडी के फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। आई ध्यान रखें वापस से 100 रुपए है, टैक्स रेट 34% है, तो 34% का मतलब हो गया 0.34 प्लस आरवी माइनस एनपी। आरवी हमारा 1000 है और एनपी हमारा 950 है, नेट प्रोसीड्स हमारा 950 है, डिवाइडेड बाय कितने साल के बाद ये बॉन्ड्स वापस करते हैं, हमें ये बॉन्ड्स वापस करते हैं 20 साल के बाद। हमें ये बॉन्ड्स कब वापस करते हैं, 20 साल के बाद। तो हमारा एन जो हो गया वो कितना हो गया, एन हमारा हो जाएगा 20, फिर फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। अब जरा मुझे एक एक करके बताएं कितना आता है। 100 इंटू 0.66 हो जाएगा ये 66 रुपीज, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 20 सालों पे हमें देना है 2.5 रुपये, ये हो गया भाई। 50 रुपए का हमारा वन टाइम एक्सपेंस है, लेकिन इसको 20 सालों में राइट ऑफ करेंगे। और 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2 975, नीचे हो गई फंड्स की एवरेजिंग। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बैठेगा वो बैठेगा 68.5 डिवाइडेड बाय 975 इंटू 100, 68.5 डिवाइडेड बाय 975 परसेंटेज में निकालते हैं तो ये आता है 7.02%। अब आपका एक बहुत ही परफेक्ट सवाल जो है वो ये होगा कि सर ये तो 4 ऑप्शंस में है ही नहीं। मैं अभी 4 ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूं, मैं अभी 4 ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन पर अभी वापस आऊंगा। और आप जानते हैं कि मैं इस क्वेश्चन पर वापस क्यों आऊंगा। मैं इस क्वेश्चन पर वापस इसलिए आऊंगा कि मैं यहां पर आपको बता सकूं सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय आईसीएसआई। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या सजेस्ट किया है, हम इस पर अभी वापस आएंगे। मैं अभी फिलहाल दोनों एक साथ बता के ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पहले हम जो फॉर्मूला अभी सीखा है इस पर अभी एक आध बार बात कर लें, और उसके बाद फिर हम जो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है उसकी बात भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं टिक नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन अभी तो फिलहाल जो हमने निकाला है उसके हिसाब से तो नहीं है। हाँ, जब मैं इंस्टीट्यूट वाला सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको तो फिर वो आंसर 4 ऑप्शंस में होगा। एग्जाम में हमें कैसे प्रोसीड करना है इस पर मैंने कहा मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप फिलहाल इसको सॉल्यूशन को जो मैंने लिखा है आपके सामने इसको समझने की कोशिश करें। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि समझने में आपको प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए तो पॉज करके सोच लो, देख लो। अभी फिलहाल 4 ऑप्शंस क्या हैं इस पर फोकस मत करो। हमारा जो आंसर है वो कितना है, 7.02%। चलिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए जब आप ना ये 68.5 को डिवाइड करते हैं 975 रुपए से और परसेंटेज में लिखते हैं तो हमारा आंसर कुछ ये आता है 7.0256, है ना। और जनरली हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनल आंसर देते हैं तो अप टू 2 प्लेसेस देते हैं, मतलब हमें अप टू 2 प्लेसेस देना है।
जब हम अप टू 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि थर्ड प्लेस पर, मतलब इस प्लेस पर 5 या उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर 5 या उससे ज्यादा होता है तो फिर हम सेकंड प्लेस पे जो राउंडिंग ऑफ करते हैं वो अपर साइड पे करते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, मैंने कहा फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस कायदे से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 7.02 नहीं 7.03% होना चाहिए, क्योंकि दो के बाद, क्योंकि सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करें तो 2 के बाद हमारा 5 है, या 5 से ज्यादा कोई भी फिगर होती है तो राउंडिंग ऑफ सेकंड प्लेस पे अपर साइड पे होती है। तो 7.03% टेक्निकली ये करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि कोई एबीसी लिमिटेड है, 100 लाख रुपए के 12% डिबेंचर इशू कर रही है। एक डिबेंचर यहां पर 100 रुपए का ही है, रिडीम पार पे करने हैं आफ्टर 5 इयर्स। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार विद 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। कहता है 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट भी है और टैक्स रेट 40% का है। अब ये क्वेश्चन रिडीमेबल डेट का है। कैसे पता लगा? क्योंकि 5 साल के बाद पैसे वापस करने हैं। जब ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे होंगे इसका मतलब रिडीमेबल डेट की बात हो रही है। तो पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा? के डी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस क्वेश्चन में हमारा आई क्या हो जाएगा? ध्यान रखें 12%। इस बार एक डिबेंचर का अगर हम देखें तो 100 रुपए ही है, तो 12% ऑफ 100 हमारा हो जाएगा 12 रुपए। उसके बाद हमारा जो नेट प्रोसीड होगा एनपी होगा, क्योंकि हम डिबेंचर यहाँ पे पार पे इशू कर रहे हैं, 100 रुपए पे इशू कर रहे हैं, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी बताई है उसने? 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट बताया है। इसका मतलब 100 रुपए पर 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट भी लग जाएगा, तो हमारे हाथ में 95 रुपीज आएंगे। दिस 100 रुपए इज इशू प्राइस एंड दिस 5% इज फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बाद रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू वो पार पे ही रिडीम करने हैं, तो पार मतलब 100 रुपए पे रिडीम करने हैं। तो आप अब सिंपली क्या करने वाले हैं? केडी के फॉर्मूला में पहले आई 12 हो जाएगा, टैक्स रेट 1 माइनस 0.4 क्योंकि 40% का टैक्स रेट है, प्लस आरवी हमारा है 100 माइनस 95 और नंबर ऑफ ईयर्स हमें इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 5। 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो 12 इंटू 0.6 ये हो गया 7.2 प्लस 100 माइनस 95 अपॉन 5 है तो 1 ही हुआ, और 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा हो गया 97.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8.2 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 100। चलिए जी कैलकुलेट करके बताइए। 8.2 डिवाइडेड बाय 97.5 और ये आता है हमारा 8.41%। 8.41%। इस बार देखते हैं क्या ऑप्शन में है। हाँ जी सर, इस बार ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में क्यों नहीं था? क्योंकि वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कैसे करना है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन अभी फिलहाल दिमाग में लाओ ही मत, अभी सोचो यही एक फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर भी है 8.41%। इसको नोट करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एबीसी लिमिटेड इशूड रुपीज 100 lakhs 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, redeemable at par after 5 years. Calculate the cost of debt if debentures are issued at 10% premium with 5% flotation cost, tax rate 40%। ये भी क्वेश्चन किसका है? रिडीमेबल डेट का है, क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ पर वापस करने की बात हो रखी है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सब कुछ जैसे पहले कर रहे थे। आई हमारा कितना हो जाएगा सर? आई हमारा हो जाएगा 12% ऑफ ₹100, 12 रुपए। नेट प्रोसीड्स हमारा कैसे आता है सर? इशू प्राइस में से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। व्हाट इज इशू प्राइस?
सर इशू प्राइस हमारा यहाँ पर है 110 रुपए का, और फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा यहाँ पर कितना है? सर फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा यहाँ पर 5% है, जो कि हम अप्लाई करते हैं इशू प्राइस पे ही, अगर ना बताए तो 110 रुपए का ही 5% हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 110 माइनस 5% अगर हम कर देते हैं तो 104.5 आता है ना, 104.5। व्हाट इज रिडीमेबल वैल्यू? सर रिडेम्पशन हमारा यहाँ पर बोला हुआ है पार पे करना है। रिडेम्पशन वैल्यू हमारी कितने रुपए है? 100 रुपए ही है, और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे इस बार 5 ईयर्स है। अब अपने केडी के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। केडी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन फर्दर डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाय 2 इंटू 100। आई हमारा कितना है? 12 रुपए। टैक्स रेट हमारा इस क्वेश्चन में है, टैक्स रेट हमारा है 40%, 1 माइनस 0.4 प्लस आरवी इस बार 100 है। अब ध्यान रखें इस बार क्या अलग होने वाला है, ये क्यों क्वेश्चन मैंने टेकअप किया है, ध्यान से देखिएगा। डिवाइडेड बाय 5 आरवी प्लस एनपी 100 प्लस 104.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो 12 को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 7.2 आएगा प्लस। ध्यान से इस बार जरा सोचिए, इशू हमने किया है 104.5 पर, 104 रुपए 50 पैसे हमारे पास आए हैं, वापस 100 रुपए करते हैं, वापस कम करते हैं। इस बार तो फायदा हो गया, लॉस ऑन इशू तो हुआ नहीं, इस बार तो प्रॉफिट ऑन इशू हो गया नहीं। तो ध्यान रखें इससे हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी, हमारा कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, इससे कॉस्ट घटेगा, क्योंकि इस बार फायदा हो रहा है। पिछली बार लॉस ऑन इशू था, लॉस ऑन इशू है तो नुकसान था, इस बार लॉस ऑन इशू नहीं है, इस बार प्रॉफिट ऑन इशू है। तो ध्यान रखें कि ये जो फिगर आने वाली है 4.5 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये फिगर जो आ रही है, ध्यान रखें ये माइनस में आ रही है, ये जो फिगर आ रही है ये माइनस में आ रही है, -0.9। इस बात को प्लीज ऑब्जर्व करेंगे, -0.9। 100 माइनस 104.5 करोगे तो माइनस में आएगा, और 100 प्लस 104.5 डिवाइड बाय 2। इस बार फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं, इस बार फायदा हो रहा है, लॉस ऑन इशू नहीं है, प्रॉफिट ऑन इशू है। तो हमारी कॉस्ट देखा जाए तो कम हो गई, 7 रुपए 20 पैसे हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जिसमें से 90 पैसे की हमारी बचत हुई है, बिकॉज हमें कम पैसे वापस करने हैं। तो इस बार ये 6.3 हो जाएगा, 102.25 इंटू 100, तो 6.3 डिवाइडेड बाय 102.25 परसेंटेज में निकाल देते हैं तो ये 6.16% आएगा। इस बार ऑप्शंस में देखिए है क्या, इस बार ऑप्शंस में है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो यहां पे ये पॉइंट नया था, इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नया था। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ फर्म इशूज डिबेंचर वर्थ रुपीज 1 लाख रुपए एंड रियलाइजेज रुपीज 98,000 आफ्टर अलाउइंग 2% कमीशन टू ब्रोकर्स। इसका मतलब ब्रोकर को दे रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट ही है ना, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट। 1 लाख का 2% निकालोगे तो कितना आएगा? 2,000 रुपए, इसलिए 98,000 का हमारे हाथ में पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट रेट 10% का है और मेच्योरिटी पीरियड 10 साल है, मतलब 10वें साल ये डिबेंचर्स ड्यू होने वाले हैं रिडेम्पशन के लिए। 40% का टैक्स ब्रैकेट है। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस बार कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले केडी का अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। केडी का फॉर्मूला क्या होता है सर? आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, हमें एक डिबेंचर का वैल्यू नहीं दे रखा। आप चाहो तो एज्यूम भी कर सकते हो, 100 रुपए एज्यूम कर लो। 100 रुपए अगर एज्यूम कर लोगे तो एक डिबेंचर का नेट प्रोसीड 98 हो जाएगा, बिकॉज 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। पर मैं मान लो अगर यहां पर टोटल बेसिस पे ही कंप्यूट करवा दूं, अगर एक बार वो भी करके देख लेते हैं तो कैसे होगा सर? हमारा अगर टोटल बेसिस पे कंप्यूट हम करें, नेट प्रोसीड हमारी हो जाएगी 98,000 रुपीज की, है ना, अगर टोटल बेसिस पे कंप्यूट करें।
रिडेम्पशन वैल्यू हमारी हो जाने वाली है, कह रहा है कि कुछ बताया तो नहीं हुआ कि रिडेम्पशन वैल्यू कितने पर है, तो क्या मान ले, कुछ नहीं बोलता है तो पार पे रिड्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब हमारी रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए ही होने वाली है। हमारा इंटरेस्ट भी हमें टोटल चाहिए होगा, 1 लाख रुपए की वैल्यू के डिवेंचर इशू कर रहे हैं और 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, एन कितना है, एन है 10। और अब आप केडी के फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, 10,000 का इंटरेस्ट हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 40% का टैक्स ब्रैकेट हो गया, प्लस आरवी हमारा 1 लाख है, रिडीम 1 लाख करने हैं। आज हमारे हाथ में 98,000 आए हैं, 2,000 रुपये का नुकसान है, लेकिन इसको 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे। और फिर नीचे हमें करनी है एवरेजिंग ऑफ फंड्स, और वो कैसे होगी, 1 लाख प्लस 98,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 6,000 प्लस 2,000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो 200 रुपये आता है, देखो एक बार चेक करो प्लीज। और ये हो जाएगा हमारा 99,000 इंटू 100, तो 6,200 हो गया न्यूमरेटर में और 99,000 हो गया डिनोमिनेटर में। ये आ रहा है 6.26%। ये आंसर अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। 4 ऑप्शन में ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल का है, तो इसमें हमें एक बार देखना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है। तो मैंने कहा अभी मैं ऑल्टरनेटिव तरीके पे बात आपसे नहीं करी अभी तक, तो हम अभी इस क्वेश्चन को एक और बार भी चेक करेंगे। और वो एक और बार जो चेक करेंगे वो किस लिए चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कि हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, हम वो बात करेंगे। तो यहां पर हम अभी करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन बाय ICSI। ठीक है जी। दो स्टडी मैट के क्वेश्चंस मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं और उन दोनों में हमें 4 ऑप्शन में हमारा वाला आंसर नहीं मिला है। तो मैं अब फाइनली आपके साथ ICSI ने कैसे सॉल्व करने के लिए बोला है मैं वो करवा देता हूं, और फिर हमें एग्जाम में क्या करके आना है फिर मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो हमने कौन से 2 क्वेश्चंस में ऐसे बॉक्स बनाया था, हमने एक बॉक्स तो बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 9 में, और एक बनाया है अभी 8 में। तो भी 8 तो किया ही है, एक बार 8 को ही देख लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसे बोलता है करने को। ठीक है, एक बार हम 8 को ही देख लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसे करने के लिए बोलता है। अब ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि पहले ना आप क्या करो, आप पहले केडी कंप्यूट कर लो बिना टैक्सेशन के, मतलब केडी कंप्यूट कर लो बिफोर टैक्स। अगर हम केडी बिफोर टैक्स कंप्यूट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस हम आई के आगे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे कुछ करने वाले। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी अभी आपने किया, ये सारी फिगर्स आपके सामने हैं। आई कितना था हमारा यहाँ पर 10,000, प्लस आरवी हमारा कितना है 1 लाख, माइनस 98,000 डिवाइडेड बाय 10 1 लाख प्लस 98,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। जरा बताओ कितना होता है ये, सिर्फ 10,000 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 99,000 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 10.30%। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है पहले ना आप बिना टैक्स के केडी निकाल दो, कहता है जब ये कर लो तो फिर क्या करना, स्टेप नंबर 2 फॉलो करना। और क्या है स्टेप नंबर 2, कह रहा है स्टेप नंबर 2 में क्या करना, अब आप केडी आफ्टर टैक्स निकालना। कैसे निकाले भाई केडी आफ्टर टैक्स, कहता है जो आपकी केडी बिफोर टैक्स आई है ना, ऊपर जो बिफोर टैक्स केडी आई है उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 10.3 जो आया है
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट कितना है 40% का, तो 10.3 को जब आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10.3 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वो आंसर आएगा वो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है आंसर है, मतलब 6.18% इज द आंसर। दिस इज एज पर आवर स्टडी मटेरियल। तो हमारा इंस्टीट्यूट बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में कहता है, कह रहा भाई पहले ना टैक्स को छोड़ दो, मतलब इंटरेस्ट के आगे भी कोई 1 माइनस टी लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल केडी निकालो बिफोर टैक्स, और जो वो केडी आ जाए फिर उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट पता है बेसिकली क्या कह रहा है, मैं अगर आपके सामने फाइनल क्रक्स रखूं, देखो ये 10.5% के अंदर दोनों कॉस्ट है, ये वाली भी कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट भी है, और लॉस ऑन इशू की कॉस्ट भी है। मानते हो न्यूमरेटर में दोनों कॉस्ट आ गई ना भाई, इस 10,200 में दोनों कॉस्ट है, इंटरेस्ट की भी है और लॉस ऑन इशू की भी है। तो देखा जाए 10.3% बेसिकली इंटरेस्ट और लॉस ऑन इशू दोनों का कंबाइंड खर्चा है। हमारा इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं एज्यूम कर रहा है कि इंटरेस्ट पे भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा और लॉस ऑन इशू पे भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 10.3 पर 1 अप्लाई करने का क्या मतलब है कि दोनों कंपोनेंट्स पर टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। बस ये हमारे इंस्टीट्यूट की एक अलग एजम्पशन है। अब हम चेक करें क्या 6.18 आंसर्स में है। 6.18 आंसर्स में है, तो अगर हम इंस्टीट्यूट के ऑप्शन से जाते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आपको क्या करना है ये मैं अभी क्लैरिफाई करूंगा, बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। अभी के लिए आप इसको नोट कर लें और इसको समझने की कोशिश करें कि हमने क्या किया है। इसको हम डाल देते हैं एक बॉक्स में। आइए अब स्टडी मटेरियल का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 की पहले सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रिकैप एक बार कर लो, इसको रिवाइज कर लो क्या क्या था। सर इसमें इंटरेस्ट था 100 रुपए का, और नेट प्रोसीड 950 रुपए का था, रिडेम्पशन वैल्यू 1000 रुपए का था। याद है ना, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी हमने इसको पॉपुलर वाले तरीके से सॉल्व किया था, अब हम कर रहे हैं इसको वापस से सॉल्व। आईसीएसआई ने कैसे सॉल्व किया है ना, आईसीएसआई ने कैसे सॉल्व किया है। आईसीएसआई ने बोला है, हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला है, देखो पहले स्टेप 1 लगाओ जहां पे आप केडी कंप्यूट करो बिफोर टैक्स, और आई के आगे 1 माइनस टी लगाने की जरूरत नहीं है, आरवी माइनस एनपी बाय एन और आरवी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमारा था 100 रुपए का, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू हमारी थी 1000 रुपए की, और 950 रुपए का हमारा नेट प्रोसीड था, और लाइफ डिबेंचर्स की थी 20 साल, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है 100 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 975 इंटू 100। ठीक है, जरा ये बताना कितना हो गया हमारा। सर 102.5 डिवाइडेड बाय 975 परसेंटेज में निकालते हैं तो 10.51% आ रहा है। अब क्योंकि हमने स्टेप नंबर 1 में टैक्स कंसिडर नहीं किया है, तो अब हम केडी आफ्टर टैक्स कंप्यूट कर लेंगे। कैसे, जो ये बिफोर टैक्स आपने केडी निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, है ना। और हमारा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए टैक्स रेट 40% नहीं है, इस क्वेश्चन में टैक्स रेट हमारा 34% का है। तो 1 माइनस 0.34, तो 10.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.66 हो जाएगा 6.94%। 6.936 है, क्योंकि थर्ड प्लेस पे 5 से ज्यादा है या 5 भी होता है तो हम अपर प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं, तो 6.94% इज द आंसर। 6.94% मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये हमें आंसर में इस बार मिल गया है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये इंस्टीट्यूट के थ्रू आंसर सजेस्ट किया गया है। दोनों में फर्क क्या है, जो पॉपुलर फॉर्मूला है वो ये एज्यूम करता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूला है वो कहता है कि दोनों पे ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बस यही एजम्पशन का फर्क है, और हमें क्या करना है इस पर बात हम करेंगे ही।
तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इसके थ्रू ना हमें पता लग जाएगा कि हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए। ध्यान से प्लीज देखिएगा, दिसंबर 2022 का ही क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था। अ कंपनी इशूड 1010% debentures of rupees 100 each at par and spent 3% on account of flotation cost and commission to brokers। मतलब ये कि हमने यहां पर जो इशू किया है डिबेंचर वो तो पार पे ही इशू किया है, लेकिन 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारा लग गया। तो पहले ना मैं ऑल्टरनेटिव वन जो पॉपुलर तरीका है पहले मैं उससे सॉल्व करा देता हूं, फिर हम आईसीएसआई वाला भी तरीका देखेंगे और फिर हमें क्या करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर हमारा आई। आई हमारा कितना हो जाएगा सर, 10% है, और क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है तो वो तो 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी। नेट प्रोसीड्स हमारा हो जाएगा 100 रुपए, इशू प्राइस है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलता है 3% है, तो 3% ऑफ 100 रुपए, तो हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा 97 रुपीज का। उसके बाद कह रहा है डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। मतलब यहाँ पर रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, रिडेम्पशन वैल्यू या रिडेमेबल वैल्यू 100 प्लस 100 का 5% रहने वाली है, मतलब हमें वापस 105 रुपए करने हैं। ठीक, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं यहाँ पर 5। और अब हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, के डी इज इक्वल्स टू आई हमारा है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है 30% का टैक्स ब्रैकेट है, 0.3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.3, 30% मतलब 30/100, और प्लस आरवी हमारा है 105, एनपी हमारा है 97 डिवाइड बाय एन 5 ईयर्स है, और 105 प्लस 97 डिवाइड बाय 2। चला कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है सर। ये तो हो गया 7 प्लस 105 माइनस 97, 8 डिवाइड बाय 5, ये होता है 1.6 प्लस 105 प्लस 97 डिवाइड बाय 2, ये होता है 101 इंटू 100, 8.6 अपॉन 101 इंटू 100। ध्यान रखें ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, तो इससे हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हमें एग्जाम में क्या करके आना है। 8.51% है ना। 4 ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, 8.51 ऑप्शन में नहीं है। तो एक बात आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी फिलहाल के लिए, जो शायद अभी ठीक नहीं है इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप करना, कि ये तरीका हमारा इंस्टीट्यूट नहीं फॉलो करेगा। अभी फिलहाल मैं बताऊंगा कि क्या करना है, लेकिन फिलहाल जो पॉपुलर वाला तरीका है वो तो 4 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, अब हम जरा आईसीएसआई वाला तरीका लगाते हैं। आईसीएसआई वाला तरीका लगाएंगे तो सब कुछ हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। यहां 10 लेंगे, इस बार 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 105 माइनस 97 डिवाइड बाय 5, 105 प्लस 97 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 10 प्लस 1.6, सेम ही चलेगा ना ये तो, और ये हो गया 101 इंटू 100, तो हमारा ये आ जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाय 101, परसेंटेज में निकालें तो 11.49% आता है। ये स्टेप नंबर 1, दिस इज व्हाट केडी बिफोर टैक्स, है ना। अब स्टेप नंबर 2, केडी आफ्टर टैक्स। केडी आफ्टर टैक्स में क्या करोगे, 11.49 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस टैक्स रेट से, और 1 माइनस टैक्स रेट यहां पर है हमारा कितना 0.3, तो 11.49 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 8.04%। अच्छा, ये ऑप्शंस में है, ये ऑप्शंस में है, पर इंस्टीट्यूट ने जब गाइडलाइन पब्लिश की ना तो थोड़ा सा हैरान करने वाली बात लिखी थी उसमें। मैं बताऊंगा अभी क्या बात लिखी थी। फिलहाल ये ऑप्शन में है, कितना आंसर ऑप्शन में है 8.04, 8.04 ऑप्शन में है। मतलब जो इंस्टीट्यूट का तरीका है उसके हिसाब से अगर देखें तो सी ऑप्शन गिवन है 8.04%।
लेकिन मैंने कहा ना, अभी मैं गाइडलाइन दिखाऊंगा आपको जो इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करी है, इंस्टीट्यूट ने इशू करी है, उसमें कुछ और बात लिख दी उसने। फिलहाल अभी तक जो मैंने बताया रिडीमेबल डेट को लेकर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दो फॉर्मूलाज हैं, एक पॉपुलर और एक जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। फर्क सिर्फ इसी बात का है कि इंस्टीट्यूट बोलता है कि पहले बिफोर टैक्स केडी निकाल लो और जो जो केडी आएगी बिफोर टैक्स वाली उसी को 1 - t से मल्टीप्लाई करो। लेकिन पॉपुलर तरीका क्या कहता है, नहीं, सीधा 1 - t कम लो आप कंसिडर करो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के साथ। बस ये फर्क है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें पॉपुलर मेथड वाला जो आंसर है वो 4 ऑप्शंस में नहीं है। कौन सा वाला आंसर है 4 ऑप्शंस में? जो वो आंसर है जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया है। पहले आपको ये बात समझ में आई है। अब मैं क्या बताना चाहूंगा, ध्यान से अब देखना, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं आपके सामने गाइडलाइन ओपन कर रहा हूं जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे डाल रखी है। वेबसाइट पे आप देखोगे ना, सारे पास्ट ईयर की गाइडलाइंस हैं, उसमें क्या आंसर गिवन है एक बार वो देख लेते हैं। अब ये ना आपके सामने इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन खुली हुई है, ये मेरा घर का बनाया डॉक्यूमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन खुली है। यही क्वेश्चन सॉल्व किया हमने अभी अभी, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने क्या आंसर निकाला है, सी 8.04%। लेकिन जब आप आंसर्स देखोगे जो इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं तो आपको क्या दिखता है, 31 के आगे उन्होंने सी आंसर नहीं लिखा हुआ। आप देखें यहां पर 31 के आगे इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं लिखा, 31 के आगे स्टार बना के नोट लिखा हुआ है। कई बार इंस्टीट्यूट से गलती हो जाती है एग्जाम में और वो ऐसे स्टार बना के नीचे नोट लिख देता है। आप देखो कितने क्वेश्चन नंबर 56 के नीचे स्टार बनाया हुआ है, आगे स्टार बना हुआ है, 21 के आगे स्टार बनाया हुआ है, 51 के आगे स्टार बनाया हुआ है। कई बार इंस्टीट्यूट गलती करता है और बेचारा बच्चा परेशान होता है कि बताओ मेरा आंसर नहीं आ रहा। हमें कभी भी ना क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना होता। अगर हमने पूरा एफर्ट लगा लिया, हमारा आंसर नहीं आ रहा, बढ़ जाओ आगे, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है, कैसे निकलेगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बोल रहा है द ऑप्शंस फॉर दीज क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट एज सम इंफॉर्मेशन इन दीज क्वेश्चन either missing or incomplete, hence candidates may be awarded marks whether they attempt these questions or not। मतलब जिनके आगे ये स्टार लगाया है वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि हमसे गलत पब्लिश हो गए हैं, गलत बन गए हैं, तो अगर बच्चा इसे अटेम्प्ट करे या ना करे इसके पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब जरा सोचो, जो आंसर 31 का आंसर है, अगर हम इंस्टीट्यूट के बताए हुए तरीके से करते हैं तो दे तो रखा है 4 ऑप्शन में। मतलब कहने का पता है क्या है कि गाइडलाइंस जिसने बनाई है वो इंसान है जो पॉपुलर मेथड बना के, पॉपुलर मेथड दिमाग में रख के आंसर लिख रहा है। उसके दिमाग में इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर उसके दिमाग में इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन होता तो क्या यहां पे ये स्टार बना हुआ होता, यहां पे सी लिखा हुआ था आंसर में, ऑफ कोर्स 8.04% दे रखा होता। गाइडलाइन बनाने वाला इंसान वो इंसान है जिसने पॉपुलर मेथड को दिमाग में रखा, और पेपर सेट करने वाला वो इंसान होगा जिसने किसको दिमाग में रखा था, जिसने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को दिमाग में रखा था। तभी तो 8.04% आंसर दे रखा है 4 ऑप्शन में, और पॉपुलर मेथड से जो निकाला है वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब ना यहां एक कंट्रोवर्सी सी हो गई है कि हमें क्या करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन वैसे बनाया जैसा स्टडी मैट में है, आंसर भी दिया हुआ है वो वाला, लेकिन जब गाइडलाइन पब्लिश करी तो वो कह रहा है इसमें कोई ठीक है ही नहीं, इसमें कोई ठीक है ही नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एग्जाम में क्या करके आना है। ऑफ कोर्स हम सीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमेशा हमें जब भी सीएस के एग्जाम्स की बात करेंगे, हमारा आईसीएस है जो कहेगा हम पहली प्रेफरेंस तो उसी को देंगे। मतलब ये पॉपुलर मेथड होगा दुनिया वालों के लिए, हमारे लिए जो पहली प्रायोरिटी होगी वो इंस्टीट्यूट के थ्रू सजेस्टेड आंसर होगा। ये आंसर निकालने के बाद अगर हमारा आंसर 4 ऑप्शंस में दिखता है हम उसे ही टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर्स निकालने के बाद हमारा आंसर 4 ऑप्शंस में नहीं है, फिर हम पॉपुलर वाला तरीका लगाएंगे और फिर वो होना चाहिए। तो आप ऑफ कोर्स पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, जो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है। भाई स्टडी मैट में तो वही है। अब मान लो जो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं 8 और 9 नंबर, चलो ये तो एग्जाम का क्वेश्चन था, लेकिन जो ये 8 और 9 नंबर सॉल्व करवाए थे मैंने स्टडी मैट वाले, ये रहे। ये क्वेश्चन तो स्टडी मैट का ही है, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे एग्जाम में, और इसका आंसर भी एज इट इज बाद में गाइडलाइन में छप जाएगा। तो हमें तो पहले कौन सा प्रेफर करना है, जो हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है। और इंस्टीट्यूट के बोलने के बाद जो इंस्टीट्यूट ने बोला है वो क्वेश्चन
वो आंसर अगर हमें 4 ऑप्शन में नहीं दिखता, फिर हम पॉपुलर मेथड की तरफ जाएंगे और पॉपुलर मेथड वाला दिख जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं दिखता, इसका मतलब क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन उसमें, 4 ऑप्शन में सही आंसर है ही नहीं, फिर ऐसे ही स्टार बना के इंस्टीट्यूट गाइडलाइन में पब्लिश कर देगा। मतलब मुझे इस बात की हैरानी हुई कि इंस्टीट्यूट ने जैसे बोला हमने वैसे ही सॉल्व किया, 4 ऑप्शन में वो भी है, बट स्टिल गाइडलाइन पब्लिश करते वक्त उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मतलब उन्होंने पॉपुलर मेथड को दिमाग में रखते हुए आंसर्स लिखे हैं फाइनल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ ही गया होगा। और हमारा यहाँ पर जो रिडीमेबल डेट है उसकी भी कॉस्ट हो जाती है ख़त्म, तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने सी ऑप्शन को ही करेक्ट आंसर माना है, मैंने ये नहीं माना है कि इसमें करेक्ट आंसर्स नहीं है। हम पहले इंस्टीट्यूट वाला ही प्रेफर करेंगे और जब वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब हम पॉपुलर मेथड की तरफ जाएंगे। तो यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट का जो डिस्कशन है वो होता है ओवर, और हम अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि हमारा अगला कंपोनेंट होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।